नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोगों ने ब्रिटिश विस्तार क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। तो ब्रिटिश विस्तार में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी चीज़ें आपको बताया गया था, वो ज़रा एक बार हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या हम लोग उसमें समझे थे। तो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में देखा था हैदराबाद और कर्नाटक में ये लोग क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। वहाँ पे इन लोग का युद्ध होता है, इन लोग की मर्ज़ी के हिसाब से उत्तराधिकार नियुक्त होते हैं। इन लोग का कहने का मतलब आपको तो पहले पढ़ाया जा चुका था कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स दोनों लोग थे प्रतिद्वंदी में, ठीक है। तो इन लोग कहने का मतलब इन दोनों, ठीक। उसके बाद से फिर ये लोग बंगाल विजय करते हैं, फिर मैसूर का निपटारा करते हैं। उसके बाद से मैसूर के बाद ये लोग निज़ाम को भी लगे हाथ क्या कर लेते हैं, इनको भी निपटा देते हैं। तो निज़ाम भी फिनिश, ख़त्म। उसके बाद से फिर मराठों का नंबर आता है, फिर मराठों को भी ये उनका भी साम्राज्य कर लेते हैं अपने अधीन। देन उसके बाद से ये लोग अफ़गानिस्तान में जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान में इनका जो रहता है असफल प्रयास रहता है, उसमें ये बिल्कुल भी सफल नहीं होते हैं। अटैम्प्ट ये लेते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब उसी के लिए, उसी के एवज़ में, ठीक है, उसी की पूर्ति के लिए इनको क्या करना पड़ता है, सिंध का विलय करना पड़ता है अपने साम्राज्य में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में। जबकि सिंध और पंजाब ऐसे दो राज्य थे जो इनके साथ संधि भी किए थे और इनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार भी थे, रेडी भी थे। उसके बाद भी इन्होंने सिंध का विलय कर लिया, उसके बाद से पंजाब का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, ठीक है। तो ये ब्रिटिश विस्तार क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। हम लोग अभी किस पे ध्यान दे रहे थे, ये जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थे, यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आर्थिक नीतियाँ कैसे स्टार्ट हुई, इन्होंने कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ अपनाई, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टार्ट था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उपनिवेशवाद के 3 चरण, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उपनिवेशवाद के 3 चरण, ये चीज़ें कंप्लीट हो, ध्यान है ना आप लोगों को। पहला चरण था 1757 से 1813, ठीक है, जो कि पहला चरण था वाणिज्यिक और उपनिवेशवाद का चरण। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का चरण था पहला चरण। देन उसके बाद से दूसरा था आई थिंक 1813 से 60, दूसरा चरण था 1813 से 60, जो कि औद्योगिक उपनिवेशवाद का चरण था। और तीसरा था 1860 से 1947, ठीक है, जो कि वित्तीय उपनिवेशवाद का चरण था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। साम्राज्यवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उपनिवेशवाद के बारे में मैंने बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी पीछे का नोट्स है वो आप लोग रिवाइज करते चलेंगे। कोई भी चीज़ ये मत आप सोचिएगा कि एक बार हमने याद कर लिया, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा ही। कोई भी चीज़ हो उसको लंबे टाइम तक दिमाग में रखने के लिए वैसे ही लंबे टाइम तक बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एकदम कंफर्म बात है, ठीक है। तो उससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जब तक भागोगे अपना टाइम आप वेस्ट ही करोगे, ठीक बात है। तो आपको कोई चीज़ एक बारी याद हो जाती है, उसके बावजूद भी आपको उसको बार बार एक नज़र से देख ही लेना है, एक बार ऐसे रीड कर लेना है, पढ़ ही लेना है, लेकिन उसको करते रहना है लगातार, ठीक है। उसके टच में हमेशा रहना है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें दिमाग में अच्छे तरीके से फीड हो जाएं, ताकि लंबे टाइम तक वो बनी रहे, ठीक बात है। और आंसर राइटिंग जो दिया जाता है करने के लिए, वो आप जैसे ही डेली डेली करेंगे तो जो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, जो चीज़ आप याद करके रखोगे, उसी को दोबारा जब आप लिखोगे सोच के, तो वो चीज़ें और मजबूती के साथ आपके माइंड में होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम लोग का जो उपनिवेशवाद का तीनों चरण था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे ज़रा हम लोग लिखेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो उसके साथ साथ भी कुछ आर्थिक नीतियाँ उनके हाथों में आईं जिसका उन्होंने उपयोग किया, ठीक बात है। तो थोड़ा सा हम लिख लेंगे कि इसके पहले उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया आर्थिक नीतियों का अपने, जब वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो अभी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए, लिखिए प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग, एक हेडिंग के तौर पे लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग। उसके नीचे लिखिए 1757, फर्स्ट नंबर पे 1757। 1757 में क्या हुआ था याद होगा आप लोग को, प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो 1757 के आगे आप लिखेंगे उसी में 24 परगना, यानी कि 24 परगना की ज़मींदारी इन लोग को मिली थी। 1757 में 24 परगना की ज़मींदारी इन लोग को मिली थी, ठीक बात है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे
1760 1760 के आगे लिखेंगे आप, उसी में 1760 में लिखेंगे वर्धमान मिदनापुर चटगांव की ज़मींदारी। मतलब 1760 में इन लोगों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी मिल गई थी। 1757 में 24 परगना की ज़मींदारी मिली थी। याद रखिएगा 24 परगना एक क्षेत्र है, ठीक है, कुछ और नहीं। और 1760 में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी मिल गई थी इन लोगों को। याद होगा आपको 1760 में क्या हुआ था। 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर नवाब किसको बना दिया था, मीर कासिम को। आप लोग को याद होगा, ध्यान होगा कि 1757 में प्लासी की जब लड़ाई हुई थी तो मीर जाफ़र को बनाया गया था नवाब, लेकिन कुछ कारणवश 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। तो उसके एवज़ में, यानी कि उसके बदले में, जो मीर कासिम था उसने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की ज़मींदारी दे दी थी, ठीक है। आगे तीसरे में पॉइंट में लिखेंगे आप 1765 के उसी में लिखिए, 1765 में ही आगे लिखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों का दीवानी अधिकार मिल गया था इन लोगों को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार, याद कीजिएगा ये जो मुग़ल शासक थे उनसे इन लोगों को दीवानी अधिकार मिल गया था, ठीक बात है ना, याद होगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि जब ये लोग संधि किए थे, जैसे बक्सर में 3 लोगों से क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। कौन कौन था, एक तो हमारे मीर कासिम साहब थे, ऊपर से अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, और फिर मुग़ल शाह आलम थे। तो जब ये लोग हार जाते हैं तो क्या हुआ था, जो अवध के सुजाउद्दौला रहते हैं उनसे कोरा और इलाहाबाद का एरिया, यानी कि क्षेत्र ले लिया जाता है, और वो किसको दे दिया जाता है, जो मुग़ल नवाब शाह आलम होते हैं उनको। और उनसे बदले में क्या ले लिया जाता है, ये तीनों जगह की दीवानी अधिकार, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मुग़ल शासक से ले लिया जाता है, ठीक है। आगे आप लोग लिखेंगे चौथे नंबर पे 1772। और 1772 में आप लोग लिखेंगे 5 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया। भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया। अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे, अब ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग प्रयोग कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि इन्हें अनुभव नहीं है अभी, तो इसीलिए ये प्रयोग कर रहे हैं कि हम सफल होंगे इसमें या नहीं होंगे। सफल होंगे इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, नहीं सफल होंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन करके फिर आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए 5 साल के लिए ये नीलामी अधिकार देते हैं। और इसमें एक वजह और भी होता है, इन लोग को ये रहता है ना कि एक निश्चित आय हमें मिले। होता है ना कि अगर जो 5 साल के लिए हमने दे दिया और फिक्स कर दिया कि हमें इतने रुपए प्रति वर्ष चाहिए, या जो भी पर मंथ चाहिए, या पर ईयर चाहिए, जो भी है, मतलब इनके दिमाग में, ताकि ये फिक्स हो जाए कि हमें एक फ़िक्स अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। आगे आप लोग लिखेंगे 1790। इसमें लिखेंगे 1790 में 10 वर्षों के लिए 1790 में 10 वर्षों के लिए भू राजस्व की वसूली को नीलाम किया गया। यानी कि 1777 में ये लोग 5 वर्ष के लिए देते हैं, उसके बाद जैसे ही इनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है 1790 में ये 10 वर्षों के लिए कर देते हैं, ठीक है। आगे दूसरे लाइन से लिखिएगा अंततः 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस में अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी बंदोबस्त लागू किया गया। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त कहें या ज़मींदारी बंदोबस्त कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक बात है। तो यहाँ से ये लोग स्टार्ट करते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, एक लंबे टाइम तक। ये जो ज़मींदार होते थे उनको वंशानुगत भी कर दिया जाता था कि उनके बाद वो, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन थे, अगर जो ज़मींदार उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, ठीक है, उनके नियम के अनुसार नहीं चलते थे, तो उनकी ज़मींदारी प्राय छिन भी जाती थी। ये फिक्स नहीं था। फिक्स
कहने का मतलब फिक्स नहीं, कहने का मतलब ये था कि नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तभी वो हटेंगे। अगर जो नियम के अनुसार चलेंगे तो ज़मींदारी उनकी छिन जाती थी। तो शुरुआत में बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी छिन जाती थी। वो जैसे ये होता था, अभी जो पहले के टाइम में ज़मींदार होते थे और शासक होते थे, तो ज़मींदार टाइम पे अगर जो भू राजस्व कलेक्ट करके इकट्ठा करके नहीं भी दे पाते थे तो 2-4-10 दिन डिले ही सही, लेट ही सही, तो अपने यहाँ के शासक होते थे, उनसे व्यवहार होता था, वो लोग समझते थे, तो क्या होता था, वो लोग डिले कर देते थे, कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन बाद दे देना। लेकिन अभी ब्रिटिशर्स थे, टाइम टू टाइम, उनको चाहिए तो चाहिए, टाइम पे नहीं मिला तो आपकी ज़मींदारी छिन जाएगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो शुरुआत में ज़मींदारों को बुरा तो लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी चीज़ों को ये लोग समझ लिए, उसके बाद उनके ही अनुसार चलने लगे, तो फिर ज़मींदार भी अपने आप को सहज महसूस करने लगे। उनको भी अब लगने लगा कि अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को तो अब यहीं रहना चाहिए। और आगे काफ़ी ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का मदद भी किया हर एक मामले में। क्यों? क्योंकि ज़मींदारों को इनसे क्या होता था, लाभ होता था, अच्छा खासा कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व भी बढ़ रहा था। अब ज़मींदार है भाई, इतने लोगों से भू राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका वर्चस्व ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। ठीक बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो ऐसा था। तो ज़मींदार भाई क्यों चाहेंगे कि ये यहाँ से जाएं, ये यहाँ पे बने रहें, ताकि इनका वर्चस्व भी बना रहे। ठीक है, तो और अंग्रेज़ों ने भी अच्छा सोचा था कि यहीं के लोग, यहीं के ज़मींदार, यहीं के लोगों का वर्चस्व हम बढ़ाएंगे और यही हमारा आगे चल के सपोर्ट करेंगे, और हो भी वैसे ही रहा था। अच्छा, ऐसा कुछ अजीब बात नहीं हो गया कि हमने कुछ सोचा और हो गया। तो वो ऐसा नहीं सोचते थे कि ऐसा कुछ सोचे और हो जाए, वो जो अपने अनुभव में उनको प्रतीत होता था उसी के हिसाब से वो गियर चेंज करते थे, उसी के हिसाब से वो काम करते थे, और उसी के अनुसार उनको रिजल्ट मिल जाता था। ठीक है, तो अब इन लोग की, और पहले इन लोगों ने 5 साल के लिए ट्रायल किया, ठीक है, फिर बढ़ा के 10 साल कर दिया, अब अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले हैं। तो अब चलिए हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे, जानेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ, एरिया तो मैंने बताया ही था, और क्या क्या उसमें प्रावधान थे, लेकिन प्रावधानों का सही तरीके से उपयोग सही मायने में नहीं किया जाता था। इसलिए क्योंकि ये कि तो ब्रिटिशर्स वैसे ही थे कि शोषण करने वाले, और दूसरे ये जो ज़मींदार हो गए वो भी अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं किसानों का शोषण करने से नहीं चूकते थे। इस कारण समस्याएं दिन प्रतिदिन क्या होती थी, बढ़ती चली गई, और समस्याएं बढ़ती चली गई तो समस्या किसके लिए थी, ब्रिटिशर्स भी खुश, उनको भी लाभ मिल रहा है, ज़मींदार भी खुश, उनको भी लाभ मिल रहा है, तो समस्या किसको है भाई, समस्या है किसानों को। और उनकी ना तो कोई सुनने वाला था, ना तो कोई देखने वाला था, ना तो उनको कोई समझने वाला था। ठीक है, तो वही हो गया कि अपने ही ज़मीन पर किसान क्या हो गए, बटाईदार की तरह रहने लगे, उनके पास भूमि ही नहीं रहा, कई लोग भूमिहीन हो गए, पहले भूमि रहते हुए भी, ऐसा कुछ कंडीशन आ गया। चलिए, तो आप लोग डालेंगे अस्थाई बंदोबस्त, हेडिंग डालेंगे अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी बंदोबस्त, क्योंकि वहाँ पे ज़मींदारों को ही दिया गया था, उन्हीं के हाथों में सब कुछ था, वही भू राजस्व वसूलते, तो वो जैसे भी नियम कानून फॉलो करते या नहीं करते उनके हाथ में था। तो इस अस्थाई बंदोबस्त को ज़मींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो नियम प्रावधान बनाए गए थे उसके हिसाब से ज़मींदार अगर जो नहीं भी करते तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं था। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी बंदोबस्त। क्षेत्र लिखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में था, बंगाल, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। ठीक है, यहाँ पे थी अस्थाई बंदोबस्त। नीचे लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में 1793 में ये कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, 1793 में स्टार्ट हुआ था, कॉर्नवालिस उस वक्त थे। ठीक है, और एक बात और लिख लेंगे, 19% पर ये लागू था, जो किसानों का क्षेत्र था पूरा टोटल मिला के उसमें 19% क्षेत्र पर ही लागू था। ठीक है, अब नीचे आप लोग हेडिंग डालेंगे विशेषताएं, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, विशेषताएं हेडिंग हो गया। अब इसमें चलिए लिखिए आप लोग, इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक माना गया तथा भूमि पर अधिकार को वंशानुगत
एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। हस्तांतरणीय आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब हमसे फिर दूसरे पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। जैसे जो ज़मींदार था फिर उनके जो भी होते थे, ठीक है, संतान जो भी होती थी, तो उनको वो लोग हस्तांतरण कर देते थे, यानी कि वंशानुगत हो गया था। इसी में आगे लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे वो, हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गईं। जैसे कौन सी शर्तें थीं? जैसे निर्धारित तिथि पर नियत राजस्व मतलब जो फिक्स अमाउंट वो लोग डिसाइड कर लिए थे नीलाम करते वक्त या देते वक्त। नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा कराना होता था, अन्यथा जमींदारी अधिकार छीन लिए जाते थे। इसी में लिखिए, नीचे अगला पॉइंट लिखिए, भू राजस्व का निर्धारण प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोगों को देखते हुए तथा मनमाने तरीके से भी किए गए। अगला पॉइंट, मूल कानून में यह प्रावधान था कि जमींदारों एवं किसानों के बीच भी समझौते किए जाएंगे, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, निर्धारित भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा सरकार के पास जमींदारों को जमा कराना होता था। निर्धारित भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा सरकार के पास जमींदारों को जमा कराना होता था और यह अस्थायी था। 10/11 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मान लीजिए अगर जो उनको भू राजस्व मिला उसका टोटल 11 हिस्सा कर देते थे, 10 हिस्सा किसके पास जाता था? जो सरकार होती थी, जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके पास जाता था, और एक हिस्सा कौन रखता था? जमींदार रखते थे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, आगे आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, प्राकृतिक आपदा या सूखा या संकट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या संकट के समय भी सरकार जमींदारों से भी भू राजस्व वसूलती थी। प्राकृतिक आपदा या संकट के समय भी सरकार जमींदारों से भू राजस्व वसूलती थी, अर्थात भू राजस्व में राहत का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइम हो जब जो सरकार है वो ज़मींदारों से वसूल रही है तो ज़मींदार भी कहाँ से देगा? किसानों से ही ज़बरन लेता था। किसान चाहे जहाँ से ला के दें, भले ही उनको अपने खाने के लिए हो या ना हो। ठीक है, मदर इंडिया अगर जो आप लोग मूवी देखे होंगे तो उसमें अच्छे से ये जो भू राजस्व सिस्टम है ना उसको समझाया गया है, रेवेन्यू सिस्टम को। ठीक है, उससे आप लोग को अच्छे तरीके से बेहतर समझ में आएगा जिन्होंने भी देखा होगा गोदान या मदर इंडिया। ठीक है, तो अगला आप लोग लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त क्यों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अस्थाई बंदोबस्त क्यों। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे स्थिर आय को ध्यान में रखकर। पहला पॉइंट होगा स्थिर आय को ध्यान में रखकर। दूसरा पॉइंट लिखिए पैसे की
पैसे की आवश्यकता साम्राज्य विस्तार, पैसे की आवश्यकता साम्राज्य विस्तार, प्रशासन इत्यादि के लिए भी थी, इत्यादि के लिए भी थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एक प्रमुख उद्देश्य था, एक प्रमुख उद्देश्य था भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदना, भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पाद को खरीदना। चौथा पॉइंट लिखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारतीय समाज के एक प्रभावी वर्ग, एक प्रभावी वर्ग तथा राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी, राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी। और ज़मींदार इस दृष्टिकोण से, और ज़मींदार इस दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी साबित हुए, अत्यंत ही उपयोगी साबित हुए।